हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाए देते हैं। ठीक है, हम कैसे किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक, देखिए वहाँ हमने बैलेंस शीट के बारे में सीख लिया। ठीक, उससे पहले की वीडियोज़ में भी हमने आपको बैलेंस शीट के बारे में चर्चा किया और आपको हमने बता दिया है। ठीक है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट भी आपको बता दिया गया, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके सामने हमने सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, आई होप आप सबने बैलेंस शीट प्रिपेयर करना सीख गए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का अगला पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो आज हम इनकम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कैसे एक कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, बिना हम टाइम वेस्ट किए आते हैं आज के अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके सामने ये जो बोर्ड पे दिख रहा है, ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का क्या है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, उसका एक प्रारूप है। इसी फॉर्मेट में आप क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट या फिर आप कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है कि जैसे आपने बैलेंस शीट में देखा था कि 4 कॉलम्स होते थे, पार्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर का अमाउंट, फिर प्रीवियस ईयर का अमाउंट। तो जस्ट लाइक ठीक उसी तरह से यहाँ भी 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है, एक पार्टिकुलर्स का होगा, दूसरा कॉलम जो होगा नोट नंबर का होगा, तीसरा कॉलम करंट ईयर अमाउंट और फोर्थ कॉलम यानी कि लास्ट कॉलम जो होगा वो अमाउंट प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले जो हम लिखते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि संचालन क्रियाओं से जो भी रेवेन्यू हमें प्राप्त होता है, जो भी आय होते हैं, उसको लिखते हैं। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स होता क्या है, देखिए कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेटिंग इनकम होते हैं ना, उसी को कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि सेल्स, आप इसको कह सकते हैं सेल्स, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ अदर सर्विस। ठीक है, ये सब आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर। और उसके साथ साथ ऑपरेटिंग इनकम भी यहाँ आता है। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम किसको कहते हैं, जो बिजनेस को चलाने से मिलता है। ठीक है, बिजनेस चलता है, कोई जो बिजनेस में एक्टिविटीज की जाती है उससे वो आता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, ठीक है, हम किस अदर इनकम को ऐड करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, अदर इनकम को ऐड करते हैं। अदर इनकम मीन्स क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, यानी कि ऐसा इनकम जो ऑपरेटिंग नहीं हो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम मीन्स होता क्या है, रेंट रिसिप्ट्स, डिस्काउंट रिसिप्ट, ट्रांसफर फी। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या आप कह सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ या डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, फिर रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, इन सारे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाते हैं, या फिर उसको यहाँ अदर इनकम कहेंगे। तो इन सभी को हम यहाँ जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा, यानी कि इसको और फिर इसको, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये आएगा, ये। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करके हमने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। ठीक, अब जब टोटल रेवेन्यू आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस को। तो सबसे पहले हम टोटल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे कि टोटल एक्सपेंसेस कितना है, कौन। ठीक है, तो देखिए एक्सपेंसेज, 4 नंबर क्या होगा, एक्सपेंसेज
अब एक्सपेंसेस के अंदर देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, बेचे गए माल की लागत, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कहते हैं, ठीक है। ये हो गया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी व्यापारिक स्टॉक को परचेज किए उसको हम यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये हो गया चेंज इन इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री में कोई चेंज होता है, मतलब चेंज इन इन्वेंट्री मीन्स होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक ही होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री में से ओपनिंग इन्वेंट्री को घटा देंगे तो आ जाएगा आपका चेंज इन इन्वेंट्रीज, ठीक है। जैसे ये इन्वेंट्री किन किन चीज़ों का होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो रॉ मटेरियल्स का इन्वेंट्री होता है, यानी कि इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, ये सब सारे चीज़ें यहाँ आ जाते हैं। इन्वेंट्री इन वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वो सब यहाँ इन्वेंट्री के अंदर रहेंगे। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, यानी कि एम्प्लॉय को जिस एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जिससे क्या कहते हैं, एम्प्लॉय को बेनिफिट हो, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयज को देने वाले जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं, जैसे सैलरी एंड वेजेस, सैलरी और वेजेस ये आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट मीन्स क्या होता है कि फाइनेंस बिजनेस, हमारे बिजनेस में, हमारे कंपनी में जो क्या कहते हैं कि फाइनेंस को जमा करने के लिए जो भी एक्सपेंसेज होते हैं या फाइनेंस पर जो हम एक्सपेंसेज करते हैं उसको कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट, जैसे इंटरेस्ट, ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब आ जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डिप्रिसिएशन मीन्स आप जानते हैं फिक्स एसेट्स, इनकी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, या आप कह सकते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स बट टैंजिबल एसेट्स, ठीक है, डिप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन मीन्स क्या होता है कि देखिए ये एक ऐसा फिक्स एसेट्स में जो, देखिए ये दोनों डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन दोनों क्या होता है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी को ही कहते हैं, बट टैंजिबल एसेट्स के वैल्यू में जो डिक्रीज होगा उसको हम क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन, और इंटैंजिबल एसेट्स के वैल्यू में जो डिक्रीज होगा उसको हम क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा, जो इन सभी से बच गया, यानी कि इन सभी में कहीं हम नहीं दिखाए सभी एक्सपेंसेस को, और उसके बाद बच गया तो उसको हम क्या दिखाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन सभी को यहाँ से, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेकर के हम अदर एक्सपेंसेस तक, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एक्सपेंसेस हैं, उन सभी को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करने के बाद यहाँ आएगा टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या होगा बाबू, जब हम ऐड करेंगे तो क्या कहलाएगा, टोटल एक्सपेंसेस हो जाएगा। टोटल जब एक्सपेंसेस हम यहाँ निकाल देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हम एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये टोटल एक्सपेंसेस यानी कि ये फोर्थ नंबर, जी फोर्थ नंबर यही है फोर्थ नंबर। तो उसके बाद हम निकालेंगे कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, समझे। यानी कि किस हमारी कंपनी का, हमारे संस्था में जो भी इनकम्स हुए हैं वो टोटल रेवेन्यू जो है उसमें से हम टोटल एक्सपेंसेस को घटाएंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स, टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट, ठीक है, टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट। जैसे यहाँ देखिए थर्ड माइनस फोर्थ, ठीक है, थर्ड माइनस फोर्थ, यानी कि थर्ड में से हमने फोर्थ को घटा दिया तो हमारा ये आ गया, ये, ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स
या फिर जो टैक्स दिया होगा उस टैक्स को घटा देंगे। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को घटा देंगे। टैक्स का एक जनरली क्या अमाउंट नहीं दे करके परसेंटेज दिया रहता है, जैसे 40%, 20%, 40%, 50%, ऐसे करके रेट दिया रहता है। तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जैसे मानते हैं कि हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 1 लाख रुपया। ठीक है, और कह रहा है कि 40% टैक्स पे करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका 40% मतलब 40,000 माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को घटा देंगे, तो जो आएगा जैसे 60,000, ये हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहां देखिए टैक्स का जो परसेंटेज रहता है वो हम किस पर निकालते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का पर हम निकालते हैं। ये जो परसेंटेज होता है ये क्या होता है, परसेंटेज ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, उसमें से हम टैक्स को घटाएंगे, फिर आएगा क्या हमारा लास्ट जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, या आप कह सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका इनकम स्टेटमेंट या फिर आप कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यानी कि इससे हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी का, किसी भी संस्था का जो इनकम होते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं या प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए ये बहुत ही आसान है, ये इनकम स्टेटमेंट बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। ठीक, बहुत ही सिंपल है, और इससे हम क्या करेंगे कि अब आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। देखिए हालांकि ये बहुत छोटा पॉइंट है, ठीक है, और बड़ी आसान होता है, समझिए बहुत आसान होता है इसको समझना या फिर इसको पढ़ना। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि इसको करना क्या है, कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले हम सेल्स या ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ये ऑपरेटिंग इनकम को लिखते हैं जिसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। उसमें हम अदर इनकम को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, एक्सपेंसेस है, इनमें से जो भी एक्सपेंसेस दिया रहेगा, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मीन्स होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जैसे सैलरी एंड वेजेस, एम्प्लॉय को देने वाले खर्चे होते हैं। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस पर जो खर्चे हम करते हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ऐसे। ठीक है, उसके बाद डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, टाइपराइटर, इन सब पर की वैल्यू में जो डिक्रीज होता है उसको क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। ठीक है, गुडविल, पेटेंट, इन सभी की वैल्यू में, यानी कि कोई इंटेंजिबल एसेट्स के वैल्यू में जो कमी होती है, जो डिक्रीज होता है उसको एमोर्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अदर एक्सपेंस, यानी कि इन सभी से जो बच गया वो अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। तो हम सभी एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंसेस आएगा। टोटल एक्सपेंस आने के बाद हम क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू, हम टोटल रेवेन्यू में से क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस को इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, थर्ड माइनस फोर्थ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स को घटा देंगे, टैक्स को डिडक्ट कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, समझे। तो देखिए कितना आसान है इनकम स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आप सबको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, आपकी बुक की जो क्वेश्चंस हैं उसको हम दिखाएंगे कि कैसे हम इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि किसी तरह का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, उसके साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।